हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे धातुकर्म मेटलर्जी। ठीक है। इस धातुकर्म मतलब जो मेटलर्जी है उस क्वेश्चन से सेट बी में CGF 16 में इतने क्वेश्चन आए थे 1 2 3 4 5, है ना, एक बार देख लेना। और CGF 17 सेट बी में 3 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पता नहीं इस टाइम 3 क्वेश्चन ही क्यों दिया। जनरली इसमें ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसमें कम से कम एवरेज लेंगे तो 4 या फिर 5 क्वेश्चन देने ही चाहिए। ठीक है, तो जो मैं अभी पूरा थ्योरी में लिखाऊंगा और समझाऊंगा उससे बाहर मेटलर्जी से और क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जो बताऊंगा उसको अच्छे से पेपर नोट्स बनाकर लिख लेना, है ना। एक एक करके मैं पूरा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि बहुत अगर क्वेश्चन वाइज लेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। इसलिए मैं पूरा लिखा दूंगा, उससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं इसको। ये है कॉपर के प्रमुख गैस, है ना, मैलेकाइट, कैल्कोसाइट, जिसको जनरली क्या बोलते हैं, कॉपर ग्लास बोलते हैं। ठीक है, कॉपर ग्लास गैस, कॉपर पायराइट, एजुराइट और कुटाइट। मैलेकाइट और एजुराइट में क्या अंतर है? यहाँ पर CuCl3 एक है और यहाँ पर क्या है, 2 CuCl3 है। ठीक है, और कुटाइट क्या होगा, रुपी कवर। इसको जनरली ये नाम से हो सकता है या फिर ये नाम से हो सकता है, तो एक बार इसको देखे रहना, किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये है आयरन के प्रमुख अयस्क: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, आयरन पायराइट, कैल्कोपायराइट, सीडेराइट, लिमोनाइट। ठीक है, इससे पहले माइक लगाना भूल गया था, तो अगर उसमें वॉइस से कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो सॉरी उसके लिए। अब देखते हैं। तो देखो, हमारे सिलेबस में क्या है, आयरन है और कॉपर है। आयरन से मतलब आयरन के अयस्क से आयरन को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब कैसे निकालेंगे, और कॉपर के क्या बोलते हैं, अयस्क से कॉपर को कैसे निकालेंगे करके, है ना। तो इसीलिए मैं सिर्फ अयस्क आयरन का और कॉपर का ही बता रहा हूँ। अब देखो, एक क्वेश्चन आ सकता है या फिर नहीं भी आता है तो भी एक बार सुन के रखे रहना, अयस्क और खनिज में क्या अंतर होता है करके, है ना। तो खनिज क्या है, मान लो मैं कहीं पर खनिज निकाल रहा हूँ तो वो कंपाउंड मतलब यौगिक, ऐसा यौगिक रहता है जिसमें जो भी मेटल होते हैं वो बहुत ही कम परसेंट में रहते हैं। जैसे मैं 1 kg निकाल रहा हूँ तो वो 1 kg जो भी उसका यौगिक रहेगा उसमें जो मेटल के परसेंटेज रहेंगे वो बहुत ही कम रहेंगे। तो अगर उस 1 kg से मैं मेटल निकालता हूँ तो मुझे बहुत कम मेटल मिलेगा। ठीक है, लेकिन और क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं, अयस्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। तो अयस्क ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें आयरन का जिनमें मेटल का परसेंटेज क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। ठीक है, जैसे 1 kg अगर मैं और लेता हूँ, अयस्क लेता हूँ, तो उसमें जो भी मेटल रहेगा उसके परसेंटेज ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो मान लो मैं एक ले रहा हूँ 1 kg का मिनरल खनिज ले रहा हूँ, उसमें से क्या मिलेगा, मुझे 5% मेटल मिलेगा। लेकिन 1 kg में क्या ले रहा हूँ, अयस्क ले रहा हूँ, उस 1 kg में क्या मुझे मिल सकता है, 50% से ज़्यादा मेटल मिलेगा। तो मुझे इंडस्ट्री में क्या चाहिए, मुझे तो मेटल को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है किसी भी यौगिक से। तो मैं किसको लूँगा, अयस्क को लूँगा ना। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी मेटल है उसके परसेंटेज क्या रहते हैं, 50% से ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिकली या फिर इंडस्ट्री में हम किसको यूज़ करते हैं, अयस्क को यूज़ करते हैं। क्या करने के लिए, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मेटल को निकालने के लिए। ठीक है, तो इसको माइंड में रखना। ठीक है, तो अब इन अयस्क से पूरा खेल धातुकर्म मेटलर्जी क्या कहलाता है। ये जो अयस्क से है, जैसे ये है मैलेकाइट, ये आयरन का अयस्क है, इस अयस्क से इस आयरन को मुझे सेपरेट करना है। तो पूरा प्रोसीजर, पूरा मेटलर्जी किसके ऊपर डिपेंड है, बस उसमें और कोई काम नहीं है उसका। सिर्फ क्या करना है, अयस्क से ये जो मेटल रहता है उसको अलग करना है। तो एकदम हलवा टाइप से अलग तो हो नहीं जाएगा, बहुत सारे प्रोसीजर रहते हैं, बहुत सारे स्टेप रहते हैं, बहुत सारे तो नहीं, कुछ स्टेप रहते हैं जो हमारे माइंड में बैठना चाहिए। अगर वो माइंड में बैठ गया तो अपने को पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन आएंगे ACF में, है ना, या फिर मेटलर्जी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं प्रोसीजर के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो प्रोसीजर को अपने को पहले माइंड में बैठाना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को अपने माइंड में बैठाना है। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या है, अयस्क का सांद्रण। जो भी अपने को अयस्क मिलता है जिसको अपन खोद कर लाए हैं, है ना, क्या करेंगे, उसका अयस्क का सांद्रण करेंगे।
फिर उसके बाद उससे धातु का निष्कर्षण करते हैं, और जो थर्ड रहता है वो जो धातु निष्कर्षण किए रहते हैं, मतलब जो धातु निकाले रहते हैं उसको प्योर करते हैं ना। तो उसको मैं थोड़ा बाद में लिखूंगा। पहले देखो, अयस्क सांद्रण बहुत सारी विधियां हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण, झाग उत्प्लवन विधि, रासायनिक पृथक्करण, इसी को क्या बोलते हैं, प्रक्षालन, लीचिंग, है ना। गुरुत्वीय पृथक्करण मतलब ग्रेविटेशनल सेपरेशन, है ना। विद्युत चुंबकीय पृथक्करण मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ऐसा करके। तो अयस्क का सांद्रण करने की जरूरत क्या होती है, अयस्क सांद्रण है क्या। मान लो मैं अयस्क कहीं से लेकर आया हूँ, तो उसमें क्या है, बहुत सारे अशुद्धियाँ रहती हैं, जिसको मुझे क्या करना है, मतलब 1 किलो है वो अयस्क, तो उसमें जो 1 किलो है, मान लो 700 ग्राम क्या है, उस अयस्क में ही 700 ग्राम ऐसा चीज़ है जो मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो जिसको मुझे क्या करना है, फिजिकली मुझे उसको धोकर कुछ भी करके निकाल देना है। तो जिससे क्या हो जाएगा, अब जो भी मेरे पास बचा है 300 ग्राम, उसमें पूरा अयस्क रहेगा ना, ठीक है। मेटल की बात नहीं कर रहा हूँ, अयस्क ही क्या हो गया, 300 ग्राम अब पूरा प्योर अयस्क है मेरे पास, जिससे मुझे क्या करना पड़ेगा, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। पहले जहाँ से मैं खोद कर लाया था 1 किलो अयस्क, उसमें क्या थे, 300 ग्राम अयस्क थे, और जो 700 ग्राम था वो बेकार की चीज़ें थे, तो उसको मैं सेपरेट कर दिया। तो इसी को क्या बोलते हैं, अयस्क का सांद्रण बोलते हैं, जिससे अयस्क क्या हो जाए, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए। गुरुत्वीय पृथक्करण में क्या करेंगे, ऐसे मतलब उसके अभी डीपली बताऊंगा मैं क्या होता है भले, तो अभी कम से कम इतना को लिख के रखे रहो, है ना। धातु निष्कर्षण, और थर्ड क्या रहता है, मेटल प्यूरिफिकेशन, धातु का प्यूरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो इतना को कम से कम अभी लिख कर रखो। नेक्स्ट है धातु शोधन। इसके अंडर में क्या करते हैं अपन, जो भी मेटल और से एक्सट्रैक्ट किए हैं, है ना, अयस्क से जो भी धातु को अपन निष्कासित किए हैं, निकाले हैं, उसको क्या करेंगे अब 100% प्योर या फिर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में क्या करते हैं, प्योर करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, धातु शोधन। तो इसके क्या रहते हैं, 2 टाइप के मेथड हैं, फिजिकल मेथड मतलब भौतिक विधियाँ, और रासायनिक विधि, है ना, केमिकल मेथड। तो इनमें क्या है, द्रवण जोन शोधन, ये जोन शोधन IMP है ना, जोन शोधन IMP है। रासायनिक विधि में क्या आ गया, वॉन ऑर्केल विधि और विद्युत अभिक्रिया, इलेक्ट्रोलाइटिंग, है ना, ये सब। इसको एक बार नोट कर लो, तो उसके बाद डिस्क्राइब करेंगे। अब देखो, अब जो भी नेक्स्ट पढ़ना है उसमें ये मतलब जो पूरा भी मैं लिखाया हूँ उसको एक पेज में लिख कर सामने में रखना, और उसको अभी नेक्स्ट आने वाले में जब उसको पूरा डिटेल से बताऊंगा तो उसको बस मैच करना, अपने आप माइंड में वो आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसलिए ये जो तीनों अभी लिखा है उसको एक पेज में सिंगल लिख कर रखे रहना, फिर उसके बाद वीडियो को देखते जाना, आराम से समझ में आएगा। और अगर नहीं लिखोगे तो कौन सा मेथड किसके ऊपर था, पूरा मिक्स हो जाएगा, पूरा मेहनत बेकार, मेरा भी और आप लोग का भी, ठीक है। चलो देखो, अयस्क का सांद्रण का जितना भी मेथड था, गुरुत्वीय पृथक्करण, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण, झाग उत्प्लावन विधि और रासायनिक विधि, है ना। तो सबका कुछ ना कुछ शर्त था, कंडीशन था, अगर वो कंडीशन अप्लाई होता है तभी हम इनमें से किसी एक का क्या करेंगे, उस मतलब सांद्रण करने में इस विधि को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो, गुरुत्वीय पृथक्करण कब अप्लाई करेंगे, जब अयस्क का क्या हो, प्रकृति कार्बोनेट हो या फिर ऑक्साइड की उसकी प्रकृति हो, ठीक है। ये क्या होते हैं, जनरली भारी होते हैं, इसलिए अपन क्या करते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण। तो अब मैं क्या करूँगा, कोई टैंक है ना, जिसमें पानी वगैरह डाल दूंगा, और इस सांद्रण इस अयस्क को क्या कर दूँ, जिसको मैं लेकर आया हूँ उसको पूरा घोल दूंगा। जब घोल दूंगा तो ये जो अयस्क की प्रकृति रहती है, ये कार्बोनेट या फिर ऑक्साइड, ये क्या होते हैं, हल्के होते हैं, वो या फिर ऊपर तैरने लगेंगे, और जो भी अशुद्धियाँ हैं वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। तो क्या करूँगा, जब गुरुत्वीय पृथक्करण के इसके अकॉर्डिंग यूज़ करूँगा, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, और भी इसका विधि रहता है, कहीं से हवा का ब्लो आ रहा है तो क्या करूँगा, इस अयस्क का जो भी पाउडर फॉर्म रहेगा उसको, जैसे धान को अलग करते हैं ना, वैसे ही करके करते हैं। तो जो भी हल्का रहता है, जो अयस्क है जो हल्का रहेगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उड़ के थोड़ा डिस्टेंस में चले जाएगा, और जो भी भारी रहेगा अशुद्धियाँ क्या हो जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी। तो इसको समझ सकते हो क्या होता है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण। अब ये क्या रहेगा, इसका शर्त क्या रहेगा, अगर अयस्क या अशुद्धि दोनों में से कोई एक का स्वभाव क्या रहेगा, चुंबकीय रहेगा, ठीक है।
चुंबकीय रहेगा। तो अब अपन क्या करेंगे, जो भी अयस्क लाए हैं वो पाउडर फॉर्म में है, तो उसके आसपास अगर मैग्नेट जो चुंबक रहता है उसको आसपास गुजारेंगे, तो अगर अशुद्धि क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का है, तो अशुद्धि क्या हो जाएगा, उसमें चिपकने लगेगा। और अगर अयस्क क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का है, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें चिपकने लगेगा चुंबक में। तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों में से कोई एक का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होना चाहिए ना, तो सेपरेट होता चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है झाग उत्प्लावन विधि। तो झाग उत्प्लावन विधि क्या, जनरली ये एग्जाम में आया भी था। सल्फाइड के जो अयस्क होते हैं किसके, कॉपर, सिल्वर, लेड और जिंक, है ना, इनके सल्फाइड अयस्क, ये इंपॉर्टेंट है ना। सल्फाइड अयस्क होते हैं, उनके सांद्रण के लिए क्या यूज़ करते हैं, झाग उत्प्लावन विधि। ठीक है, तो इसको बुक वगैरह में देख लेना, अच्छा से डायग्राम बना के दिए। इसमें क्या करते हैं, टंकी में पीस देते हैं, जो भी अयस्क रहता है उसको पाउडर फॉर्म में मिक्स कर देते हैं और एक टंकी में डाल देते हैं, फिर नीचे से उसको एयर ब्लो करवाते हैं, तो जिससे क्या हो जाता है, बबल्स उड़ता है। और जो भी हल्के हल्के रहते हैं सल्फाइड अयस्क, ये सब क्या रहते हैं, हल्के रहते हैं, तो वो झाग बनाकर ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, और जो भी अशुद्धि रहेगी वो नीचे बैठ जाएगी। इसी को फेन उत्प्लावन विधि भी बोलते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं, फेन उत्प्लावन। फेन यानी क्या होता है, झाग होता है। फेन यानी क्या होता है, झाग होता है। इसी को क्या बोलते हैं, फेन उत्प्लावन विधि। तो एग्जाम में ये आया हुआ था। नेक्स्ट है रासायनिक पृथक्करण या प्रक्षालन। प्रक्षालन को क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। जब अयस्क घुलनशील हो अपद्रव्य की तुलना में, तो अब क्या करना है, मुझे सेपरेट करना है इसको। मैं क्या करूँगा, डिज़ोल्व करूँगा किसी वाटर वगैरह में या फिर जो भी विलायक में डिज़ोल्व करूँगा, तो अयस्क क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, लेकिन जो अपद्रव्य रहेगा वो नहीं घुलेगा, है ना। तो जब नहीं घुलेगा तो वो क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, और अपने पूरा सॉल्यूशन में क्या रहेगा, सिर्फ अयस्क रहेगा। तो अपद्रव्य को मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ, उसको अलग कर सकता हूँ। ठीक है, तो इन सब मेथड से अभी क्या हुआ है, मात्र क्या हुआ है, जो अयस्क मैं बाहर से उठाकर लाया था उसमें जो नॉर्मल अशुद्धियाँ थी वो सेपरेट हुआ है ना। नॉर्मल अशुद्धियाँ हैं वो सेपरेट हुआ है, मतलब समझ लो एक प्रकार से उसको हम लोग क्या कहें हैं, धोए हैं अभी। ठीक है, तो अब अपने पास क्या रहेगा, प्योर अयस्क रहेगा। प्योर अयस्क मतलब इसमें धूल मिट्टी वगैरह ये सब ना रहे। ठीक है, अब वो अयस्क क्या के फॉर्म में हो सकता है, या फिर ऑक्साइड के फॉर्म में हो सकता है, सल्फाइड के फॉर्म में होता है, तो कुछ भी सॉल्व। तो अब हमको क्या करना है, वो जो अयस्क है उसमें से जो मेटल के परमाणु हैं, अणु हैं, जो भी हैं, उन सब को अलग करना है और ऑक्साइड सल्फाइड को अपने को अलग करना है। ठीक है, तो उसके लिए नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा, धातु निष्कर्षण, है ना, धातु निष्कर्षण। तो जब तक ये नहीं हो पाएगा क्लियर, तब तक धातु निष्कर्षण में नहीं जाना है ना। तो इसको पढ़ना, जितने बार भी पढ़ना, याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो धातु का जो निष्कर्षण होता है वो 2 स्टेप में किया जाता है ना। पहला स्टेप क्या रहता है, जो सांद्रित अयस्क मुझे मिला है प्रीवियस स्टेप से, है ना, उसको क्या करेंगे, ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो ऑक्साइड में परिवर्तन करने के इतने सारे मेथड हैं, ये मतलब 2 मेथड हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप है सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, सेकेंड स्टेप ये जो भी ऑक्साइड में परिवर्तन हो चुका है ना, जो अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तन हो चुका है, ठीक है, अब उसको क्या करेंगे, अपन मेटल में अपचयन करेंगे, धातु में अपचयन करेंगे, मतलब धातु को सेपरेट कर देंगे। अपन ऐसा किसी से रिएक्शन करवाएंगे जो जाके क्या करे, धातु को वहाँ से हटा दे और खुद वहाँ पर जाकर बैठ जाए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अपचयन, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप में क्या है, सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन करना। तो इसके लिए कौन कौन सा मेथड है, भर्जन और निस्तापन, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन। भर्जन को किया जाता है O2 की उपस्थिति में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की उपस्थिति में, और कहाँ गया, निस्तापन को किया जाता है O2 की अनुपस्थिति में। तो मुझे जनरली बहुत लोग पूछे भी थे कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में किस में ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहता है और कौन सा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रहता है करके। ठीक है, तो देखो सबसे अच्छा तरीका बता दे रहा हूँ मैं, भर्जन। भर्जन मतलब क्या होता है, हिंदी में जैसे भूनना समझ लो। तो भूनते कैसे हैं अपन, जैसे खाना वगैरह बनाते हैं तो आग क्या है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही काम करता है। तो भूनने का काम जो भी होगा वो किसके प्रेजेंस में रहेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहेगा। ठीक है,
अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपन भर्जन कर रहे हैं, ये समझ में जब आ जाता है तो किस टाइप के अयस्क का अपन किस में करते हैं, भर्जन करते हैं। तो उसको याद रखने के लिए कैसे याद रखना, देखो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भर्जन कर रहा हूँ, तो पहले से मैं क्या दे चुका हूँ, ऑक्सीजन मैं दे चुका हूँ, ऑक्सीजन मैं दे रहा हूँ, है ना, उपस्थिति में कर रहा हूँ मतलब ऑक्सीजन मैं दे रहा हूँ। तो डेफिनेटली क्या रहेगा, ऐसे अयस्क का भर्जन किया जाता है जिसमें पहले से ऑक्सीजन ना हो, क्योंकि ऑक्सीजन क्या दे रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, मैं दे रहा हूँ, है ना। तो पहले इसको याद रखो कि भर्जन मतलब जब भूनते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं, ठीक है। इसको तो माइंड में बैठा ही सकते हो, जो भी भूनने का काम होता है, खाना वाना बनाने का काम होता है, ऑक्सीजन जलाते हैं तभी तो होता है, तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। तो जब हम ऑक्सीजन दे रहे हैं तो जिस अयस्क का भर्जन करते हैं उसमें पहले से ऑक्सीजन नहीं रहता है, ठीक है। ठीक है, जनरली क्या हो जाएगा, कॉपर, कॉपर सल्फाइड, है ना, कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, इनमें पहले से ऑक्सीजन नहीं है, कौन है, सल्फर है ना। तो उसका क्या करेंगे अपन, भर्जन करेंगे, ठीक है। तो जितने भी मेटल के अयस्क रहेंगे, जो सल्फाइड अयस्क रहेंगे, किसी भी धातु के सल्फाइड अयस्क जिसमें ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो उसका क्या करेंगे अपन, भर्जन करेंगे। इसका जस्ट अपोजिट क्या है, निस्तापन। तो अगर इसको समझ गए तो इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो निस्तापन के क्या में करेंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या रहेगा, अब देखो ऑक्सीजन क्या है, अब मैं तो ऑक्सीजन नहीं दे रहा हूँ, ऑक्सीजन तो अब मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं तो ऑक्सीजन किस में दे रहा था, भर्जन में दे रहा था। तो जब हम ऑक्सीजन को अनुपस्थित कर देंगे तो अयस्क में पहले से ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। ऐसा करके याद रख सकते हो। तो ये कहीं पर लिखा नहीं है, मैं बस अपने एक्सपीरियंस से बता दे रहा हूँ। बहुत लोग का डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा कि भर्जन किस में करते हैं और निस्तापन किस में करते हैं। तो ऐसे अयस्क का निस्तापन किया जाता है जिनमें पहले से ऑक्सीजन होता है, ठीक है, तभी तो हम उसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करें। और यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं रोस्टिंग, भर्जन, ठीक, तो कैसे अयस्क का करते हैं, जिनमें ऑक्सीजन पहले से नहीं होता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, क्लियर। इसको कुछ भी करके माइंड में बैठा लेना, ठीक है। तो कैसे रहेगा, किसी भी धातु के ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्क जो होते हैं, ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्क जो होते हैं उसको क्या करते हैं, कैल्सिनेशन या फिर निस्तापन के थ्रू क्या में बदलते हैं, ऑक्साइड में बदलते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे CaCO3 है ना, अब ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ये क्या है, जटिल अणु है। तो इसको मैं क्या करूँगा, निस्तापन के थ्रू कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ दूंगा, ठीक है। बहुत लोग को ये डाउट हो जाता है कि जब ये जिसमें ऑक्सीजन पहले से है तो फिर कैसे ऑक्साइड बना रहे हैं ऐसे करके। तो ये क्या है, जटिल है ना, और ये क्या है, सरल है। अब यहाँ से कैल्शियम को सेपरेट करना और ऑक्सीजन को सेपरेट करना क्या पड़ेगा, इजी पड़ेगा, ठीक है। तो इसको उस तरीके से याद रखना। भर्जन, भूनना, भूनते कैसे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जाहिर सी बात है जब मैं ऑक्सीजन दे रहा हूं तो ऐसे अयस्क जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा उसी का करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो सेकेंड स्टेप क्या है, ऑक्साइडों का धातु में अपचयन, है ना। तो ऑलमोस्ट अपना काम क्या रहता है, कुछ भी अयस्क को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, क्योंकि जब ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद अपन उसको आसानी से धातु में अपचयित कर सकते हैं, मतलब धातु को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ऑक्साइडों का धातु में जो अपचयन होता है वो भी दो टाइप से होता है, तापीय अपचयन होता है, ठीक है, तापीय अपचयन होता है, उसमें क्या रहेगा, प्रगलन। जो कार्बन अपचयन होता है, प्रगलन जो ब्लास्ट फर्नेस होता है, वात्या भट्ठी जिसको बोलते हैं, वो इसी से रिलेटेड है। तो हमारे सिलेबस में, एसीएफ के सिलेबस में क्या है, कॉपर और आयरन के ही है। तो इससे जनरली क्या रहते हैं, कॉपर और आयरन का तो प्रगलन के थ्रू ही किया जाता है, तापीय अपचयन किया जाता है, ठीक है। जो भी इनके ऑक्साइड अपने को मिले हैं उसको क्या करेंगे अपन, प्रगलन के द्वारा ही किया जाता है। तो वात्या भट्ठी का जो डायग्राम होगा ना बुक में, तो उससे रिलेटेड है ये। दूसरा क्या रहेगा, एल्यूमिनियम तापीय विधि रहेगा। ये हमारे सिलेबस में शायद नहीं है, फिर भी एक बार देख ले रहो, क्या पता वो कहीं से भी पूछ सकता है।
तो प्रगलन में क्या होता है, शर्त क्या है, वे धातु ऑक्साइड जो कार्बन द्वारा अपचयित होने की प्रवृत्ति रखते हैं, है ना। तो अब कार्बन द्वारा अपचयित कौन कौन धातु होंगे, जो रिएक्टिविटी सीरीज में, है ना, जो क्या बोलते हैं, एक्टिविटी सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या रहेगा, कार्बन से पहले रहेगा, कार्बन से पहले रहेगा, वही क्या करेंगे, जल्दी से रिएक्ट करेंगे, है ना। तो वे धातु ऑक्साइड जो कार्बन द्वारा अपचयित होने की प्रवृत्ति रखते हो, ठीक है, सॉरी, कार्बन के बाद वाले रहेंगे, है ना, कार्बन के बाद वाले रहेंगे। तो अपन क्या करते हैं, अगर उसको कार्बन देते हैं तो कार्बन क्या करता है, जाके उस मेटल को हटा देगा और अपना ऑक्साइड बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया का जो सीरीज होता है, केमिकल एक्टिविटी सीरीज, उसमें कार्बन के बाद जो भी मेटल्स हैं वो किसके अंडर में आएंगे, प्रगलन वाला, उनके अयस्क को अपन सेपरेट करते हैं, ठीक है, उनके अयस्क से सेपरेट करते हैं। तो ये याद होना चाहिए। जैसे अगर मान लो आयरन ऑक्साइड है, अब अगर मैं क्या करता हूँ, इसको कार्बन के द्वारा अपचयित करता हूँ, तो देखो ज़्यादा आयरन और कार्बन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा, कार्बन रिएक्टिव रहेगा। तो कार्बन क्या करता है, यहाँ पर जाकर ऑक्सीजन से आयरन के बॉन्ड को तोड़ देता है और अपने जाके बॉन्ड बना लेगा और क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ऑक्सीजन को पूरा कौन ले लिया, कार्बन ले लिया, तो कौन बच गया अकेला, अपना आयरन बच गया। तो ये क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। तो उसी चीज़ को मैं बता रहा था। एल्यूमिनियम तापीय विधि में क्या रहेगा, वे धातु ऑक्साइड जो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा आसानी से अपचयित नहीं होते। तो भाई है ना, तो इसके लिए क्या याद रखना, जो कार्बन के पहले रहेगा, एक्टिविटी सीरीज में जो कार्बन के पहले मेटल रहेंगे उनको किससे रिप्लेस करेंगे, और किसी मेथड से, क्योंकि कार्बन तो उसको नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उस विधि को क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम तापीय विधि, थर्माइट विधि बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखना। अब जितने भी अयस्क हैं उनमें जो मेटल हैं उसको याद रखना पड़ेगा, है ना, कि कौन कार्बन के पहले आ रहा है, ठीक है, सॉरी कार्बन के बाद आ रहा है, ठीक। तो रिएक्टिविटी सीरीज याद रहेगा तभी ये वाला चीज़ बन पाएगा, क्योंकि अयस्क का भरोसा नहीं है, वो कुछ भी अयस्क दे देगा। अगर आयरन और कॉपर का आ गया तो बन जाएगा, याद रख लो, प्रगलन में होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा कुछ दे देगा तब थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद रहेगा तो बन जाएगा कि वो प्रगलन से होगा कि नहीं होगा करके, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट क्या था, सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन था। अब जो ऑक्साइडों का जो अयस्क में परिवर्तन हो चुके हैं, अब उसको क्या करेंगे, धातु में अपचयित करेंगे। तो इसके भी अलग अलग मेथड थे, ठीक है। तो यहाँ तक नोट डाउन करना, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या था, तापीय अपचयन था, है ना, ये क्या था, तापीय अपचयन था। अब क्या रहेगा, बी भी है और सी भी है, तो उन लोगों को भी लिखा दे रहा हूँ मैं। देखो, सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन, उसके बाद क्या है, ऑक्साइडों का धातु में अपचयन। तो धातु में अपचयन के बाद क्या था, तापीय अपचयन था, और तापीय अपचयन अभी जस्ट बताया हूँ। तापीय अपचयन के बाद सेकंड क्या है, विद्युत अपघटनी विधि, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। इसके लिए क्या शर्त होना चाहिए, उच्च विद्युत धनात्मक धातुएं, उच्च विद्युत धनात्मक जिनकी वैलेंसी +1 या फिर +2 रहती है, वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, है ना, उच्च विद्युत धनात्मक धातुएं होती हैं। जैसे ये सब कैथोड पर शुद्ध अवस्था में अपचयन हो जाता है इनका, है ना। क्या कर सकते हैं इन लोग, हम लोग इसको कैथोड पर अपचयित कर सकते हैं शुद्ध अवस्था में, इसलिए इस मेथड का यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है, बी के बाद सी, रासायनिक अपचयन विस्थापन विधि। रासायनिक अपचयन भी क्या है, दो टाइप के हैं, विस्थापन विधि और अवक्षेपण विधि। तो विस्थापन विधि में क्या होता है, अपने कोई प्रिंसिपल जानते हैं अपन, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। तो देखो, इस मेथड को मैं कब यूज़ करूँगा, अगर मेरे पास कॉपर सल्फेट है तो मैं कॉपर सल्फेट को आयरन से रिएक्शन करवा देता हूँ, है ना। तो कॉपर की तुलना में क्या है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा, जाके कॉपर को यहाँ से हटा देगा और खुद आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर को सेपरेट कर देगा। तो कॉपर मुझे सेपरेट मिल गया ना, तो शुद्ध अवस्था में क्या हो गया, सेपरेट हो गया, क्या बोलते हैं उसको, निष्कासित हो गया,
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अवक्षेपण विधि। अवक्षेपण विधि कब यूज करेंगे, जब जटिल लवण को उसके धातु में बदलना रहता है ना। जटिल लवण मतलब क्या होता है, जो भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं उत्सह संयोजी यौगिक, वो सब के सब क्या होते हैं, जटिल यौगिक होते हैं, है ना। तो जैसे ये है, मुझे इस गोल्ड को अलग करना है, तो इस गोल्ड किसके फॉर्म में है, ये एक जटिल, है ना। ये बड़ा जो ब्रैकेट होता है वो किसको इंडिकेट करता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड को, उप सहसंयोजी यौगिक को। तो ये क्या है, एक जटिल लवण के फॉर्म में है और मुझे इस गोल्ड को सेपरेट करना है ना। तो मैं क्या करूँगा, इस मेथड को यूज़ करूँगा, जिससे क्या हो जाएगा, गोल्ड सेपरेट हो जाएगा। क्लियर। तो ये लिख के रखो थोड़ा सा। अब जो थर्ड है उसको लिखते हैं क्या, धातु का शोधन। देखो अब यहाँ पर क्या है, धातु का शोधन में क्या पढ़े थे अपन, भौतिक विधि, है ना, भौतिक विधि और रासायनिक विधि। तो भौतिक विधि में पहला क्या है, द्रवण। पहला क्या है, द्रवण। इसके लिए क्या शर्त होना चाहिए, शीघ्र पिघलने वाली धातु जैसे टीन, लेड आदि को ढलान वाली परावर्तक भट्ठी में गर्म किया जाता है, जिससे क्या होगा, अब देखो वो मेटल है, तो अगर वो ज़्यादा पिघली है, शीघ्र पिघलने वाली धातु है, तो क्या होगा, जल्दी से पिघल के अशुद्धि के कंपेयर में जल्दी बह जाएगा, और ऊपर क्या बच जाएगा, ढलान पर अशुद्धियाँ बच जाएंगी, और जो शुद्ध धातु है वो क्या हो जाएगा, नीचे जल्दी जल्दी पिघल कर सेपरेट हो जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, अपने को एक प्योर धातु मिलना चालू हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बी, जोन शोधन या प्रभाजी क्लिस्टरीय। तो इसका सिद्धांत क्या है, धातु में अगर अशुद्धि रहता है तो उसका गलनांक शुद्ध की तुलना में कम हो जाता है। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे शुद्ध करना है, तो देखो रहता क्या है, एक रॉड रहता है जो गर्म करता है ना। तो जैसे इसमें पूरा, इसमें क्या भरा हुआ है, अशुद्ध धातु भरा हुआ है, इसको मुझे प्योर करना है, तो मैं यहाँ पर उसको क्या रखूँगा, उस मतलब पट्टी वगैरह को रखूँगा, ठीक है। तो क्या करेगा, यहाँ पर को गर्म करेगा, तो जब यहाँ पर को गर्म करेगा, है ना, तो जो अशुद्धियाँ रहेंगी वो पहले पिघल जाएंगी, है ना, और वो किधर खिसक जाएगा, इस तरफ से खिसक जाएगा। और जो शुद्ध धातु है वो तो क्या रहता है, उसका गलनांक क्या रहता है, हाई रहता है, तो वो थोड़ा सा क्या रहेगा, इधर आ जाएगा। तो ऐसे में क्या करूँगा, यहाँ पर गर्म, यहाँ पर गर्म, ऐसे ऐसे करते जाऊँगा, तो जो अशुद्ध धातु हैं वो इस तरफ खिसकती जाएगी, अशुद्धियाँ या फिर अशुद्ध धातु, और जो प्योर धातु है ना, वो क्या होता जाएगा, इस तरफ आते जाएगा। तो इसका बुक में एक डायग्राम दिया होगा, देखना, जोन रिफाइनिंग करके, जोन शोधन बोला जाता है इसको, कहाँ गए ये, ठीक है। तो उसको डायग्राम में देखना, अगर समझ में नहीं आया होगा तो इससे क्या हो जाता है, एक तरफ अपने को पूरा शुद्धि मिल जाती है और एक तरफ शुद्ध धातु अपने को मिलने लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रासायनिक विधि। तो रासायनिक विधि में क्या है, फर्स्ट वॉन ऑर्किल मेथड। इसमें क्या रहता है, अशुद्ध धातु से इस प्रकार का यौगिक बनाया जाता है जो अस्थायी व आसानी से वाष्पशील हो। तो अब मैं क्या करूँगा, उसको अशुद्ध धातु से क्या बनूंगा, वो यौगिक बनाऊंगा जो क्या हो जाए, वेपराइज हो जाए, ठीक है। तो अब अशुद्धियाँ तो वेपराइज नहीं हुआ, मतलब वाष्पित नहीं हुआ, तो अशुद्धियाँ क्या बच जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी, और जो धातु है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऐसे यौगिक बनाकर जो अस्थायी हो, है ना, और आसानी से वाष्पशील हो, क्या हो जाएगा, वेपराइज होके अलग हो जाएगा। अब उसको मैं जो भी वेपर के फॉर्म में मिला है उसको मैं अलग कर लूँगा, और वो धातु जो बनाया था वो तो क्या है, अस्थायी, तो बाद में क्या हो जाएगा, वो वापस टूट के नॉर्मल धातु दे देगा, मतलब प्योर धातु बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत अपघटनी विधि। तो विद्युत अपघटनी विधि उतना कुछ नहीं है, इसमें क्रोमियम वगैरह निकिल लोग का और प्योर करने के लिए इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो इतना जो है उनको एटलीस्ट याद रखना जी भी। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी मैं लिखाया हूँ फर्स्ट टाइम में, है ना, उसको हेडिंग को पहले अपने पास रखना और धीरे धीरे उन लोगों को पढ़ना चालू करना। और ये जो जितने भी शर्त हैं वो तुम्हारे माइंड में बैठे रहना चाहिए, तभी कुछ क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से, अब जो भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये मेथड को इसके लिए क्यों यूज़ करते हैं, या फिर इस अयस्क के सांद्रण के लिए, या फिर शोधन के लिए, या फिर कंसंट्रे क्या था, हाँ, सांद्रण के लिए क्यों यूज़ करते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो एटलीस्ट इतना थ्योरी को माइंड में रखना। मैं कुछ थ्योरी और लिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा जो तथ्यात्मक रूप से है, जिनसे क्वेश्चन आए हुए हैं और आ भी सकते हैं, ठीक है। देखो विभिन्न प्रकार के कुछ तथ्य हैं, इनको नोट डाउन जरूर कर लेना।
पहला क्या है, बेस्मीकरण द्वारा प्राप्त तांबे को ठंडा करने पर फफोलेदार तांबा प्राप्त होता है ना। देखो बेस्मीकरण क्या है, एक विधि है प्योर करने का। उसमें क्या रहेगा, जो तांबा रहता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है ना, द्रवित फॉर्म में। तो अब उसको क्या करते हैं, जब ठंडा करते हैं तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड घुला हुआ रहता है। तो जब वो लिक्विड अवस्था में रहता है तो सल्फर डाइऑक्साइड उसमें घुला रहता है, लेकिन जब ठंडा करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका वॉल्यूम आयतन क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब सिकुड़ेगा। तो जब सिकुड़ेगा तो जो सल्फर डाइऑक्साइड उसके अंदर घुला हुआ है ना, वो क्या होता जाता है, छिद्र बनाकर मतलब बाहर वातावरण में चले जाता है। तो जो भी जब वो ठंडा होता है अच्छे से, उसके सरफेस पर वो जो छिद्र, जो सल्फर डाइऑक्साइड छिद्र बनाकर वातावरण में चले गया, तो वो छिद्र दिखता है, उसी को क्या बोलते हैं, फफोलेदार तांबा बोलते हैं। वो 99% प्योर रहता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान रखना। क्या गैस निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, कहाँ से, फफोलेदार तांबा। ठीक है, अब देखो सेकेंड है, आयरन अयस्क प्लस कोक प्लस चूना के मिश्रण को क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। ये कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि चार्ज में जनरली क्या होता है, 3 ऑप्शन, मतलब 4-5 ऑप्शन दे देगा। उसके बाद क्या है, Cu2S व FeS के मिश्रण को कॉपर मैट कहते हैं। ये कॉपर मैट वाला क्वेश्चन शायद आया हुआ है, एक बार देख लेना, मुझे याद नहीं है किसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आयरन के अयस्क के प्रगलन। अब प्रगलन क्या होता है, ये सब मैं पहले से बता चुका हूँ, है ना, पूरा थ्योरी इसलिए लिखाया था ताकि ये सब पहले माइंड में बैठ जाए। तो जब अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, है ना, विभिन्न प्रकार के तथ्य पढ़ेंगे, तो अपने को तुरंत रिलेट करते बनेगा। तो अब प्रगलन क्या होता है, ये याद रखना। प्रगलन के दौरान वात्या भट्टी के अपचयन क्षेत्र, उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, इस रेंज का रहेगा। ठीक है, में प्राप्त लोहे को क्या बोलते हैं, स्पंज आयरन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्पंज आयरन वात्या भट्टी के कौन से क्षेत्र में मिलता है, तो कौन से क्षेत्र में मिलता है, 400 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, जबकि धातु मल कौन से क्षेत्र में मिलता है, 900 डिग्री यहाँ पर है ना, डिग्री सेंटीग्रेड है, और 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के क्षेत्र में क्या मिलता है, धातु मल मिलता है। अब धातु मल क्या होता है, अशुद्धि प्लस गालक, अशुद्धि प्लस गालक को क्या बोलते हैं, धातु मल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो दहन क्षेत्र 1200 डिग्री से 1600 डिग्री में क्या हो जाता है, पूरा चार्ज पिघल जाता है, पूरा क्या हो जाता है, चार्ज पिघल जाता है, ये वाला है ना, इसी को चार्ज कहते हैं, पूरा चार्ज पिघल जाता है। और यह धातु मल से भारी होने के कारण नीचे एकत्रित हो जाता है, जो कच्चा लोहा कहलाता है, पिग आयरन कहलाता है। क्या कहलाता है, पिग आयरन कहलाता है। नेक्स्ट है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को पिघले रूप में हटाने व अपचयन में सहयोग करने हेतु मिलाए गए पदार्थ को ही क्या कहते हैं, गालक कहते हैं, है ना। तो देखो गालक भी कितने टाइप के रहते हैं, 2 टाइप्स के रहते हैं। ठीक है, गालक कितने प्रकार के रहते हैं, 2 प्रकार के रहते हैं, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। तो उसको भी लिखा दो, एक बार लिख लेना उसको भी। देखो नेक्स्ट है गालक के प्रकार। गालक 2 प्रकार के रहते हैं, क्षारीय गालक, क्षारीय गालक और अम्लीय गालक। ठीक है, देखो क्षारीय गालक कब यूज़ करते हैं, जब अशुद्धि क्या रहता है, अम्लीय रहता है। ठीक है, और अम्लीय अशुद्धि क्या रहेगा, SiO2। तो क्षारीय गालक क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड को यूज़ करते हैं। तो ये इसके साथ रिएक्शन में क्या बनाता है, धातु मल, है ना। यही तो सेपरेट करना था अपने, ये गंदगी है, इसी स्लैग बोलते हैं इसको अपने क्या करना है, सेपरेट करना था। ठीक है, अम्लीय गालक आयरन ऑक्साइड। और अपन जानते हैं कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, है ना, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या रहते हैं, क्षारीय प्रकृति के रहते हैं। तो ये क्या है, आयरन ऑक्साइड क्या है, क्षारीय अशुद्धि हो गया। तो अब अम्लीय गालक मिलाएंगे। ठीक है, क्या मिलाएंगे, अम्लीय गालक मिलाएंगे, तो क्या बन जाएगा, धातुमल बन जाएगा। और ये धातुमल फिर क्या हो जाएगा, सेपरेट कर जाएंगे अपन। ठीक है, अब देखो बेस्मीकरण। बेस्मीकरण क्या होता है, बेस्मीकरण एक, जैसे जब ढलाई होता है घर का, तो एक रहता है ना जो गोल गोल घूमते रहता है, जिसमें सीमेंट वगैरह, पानी वगैरह, गिट्टी वगैरह डाल के उसको मिक्स करते हैं। तो वैसी टाइप से एक रहता है बर्तन, उसमें उसी को क्या बोलते हैं, बेस मेकर। उसी में क्या रहता है, द्रवित मैट में रेत मिलाकर हवा भेजी जाती है, नीचे से इसमें हवा भेजने के लिए जगह बनाया रहता है। इससे आयरन सल्फाइड आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, आयरन सल्फाइड आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक, इसको याद रखना, बेस्मीकरण में बदल जाता है। वो FeO रेत से क्रिया करके क्या बनाता है, धातुमल। तो जितने भी कंपाउंड रहेंगे जिसमें Si रहेगा, सिलिकॉन रहेगा,
वो क्या बनाता है, हमेशा धातु मल का ही रहता है, तो जनरली याद रखना। ठीक है, तो यहाँ ये था तुम्हारा क्या, मेटलर्जी क्या था यार, धातु कर्म, है ना। तो इससे एक बार अब इतना का नोट्स बना लेना, एक बार पढ़ लेना, जो चीज़ याद रखना उसको ज़रूर याद रखना। उसके बाद जो भी क्वेश्चन है, जो भी जैसा भी क्वेश्चन उसको बना कर देखना, डेफिनेटली क्या हो जाएगा, सब बन जाएगा। ठीक है, मतलब जो एसईएफ के सिलेबस तक है वो सब जरूर बन जाएगा इससे, है ना। और ऊपर नीचे थोड़ा अगर सिलेबस का होता है और फिर भी क्वेश्चन आता है, फिर भी इससे बन जाएगा, लेकिन एटलीस्ट ये तुम्हारे माइंड में बैठा होना चाहिए। पहले इतना कर लो, उसके बाद जो पढ़ना है उसके बाद पढ़ते रहें। ठीक है, तो स्क्रीन शॉट ले लेके आराम से नोट्स बनाना, और राइटिंग समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा पूछ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ओवर करते हैं वीडियो को। अगर हेल्पफुल रहे ये तो लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, चलो।